अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 3 के साथ आज अनीस मंसूरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे मेज़बान यानी कि अली सरवर साहब आज निजी मसरूफियात की बिना पर नहीं हैं, तो आज ज़ाहिर प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी हमारे सर है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ यहाँ से है कि जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है और पाकिस्तान में ताकत के मंबे से ज़रा सी चीज़ें हटी हैं, तो उसके बाद PTI यानी कि तहरीक इंसाफ से एक एक करके लोग सरकना शुरू हो चुके हैं। आज सबसे पहले जो फवाद चौधरी ने अपना एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने इमरान खान से अलहदगी का ऐलान किया, और फिर रात के इस पहर के यानी कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले रात गए 10:30 बजे के करीब नेशनल प्रेस क्लब के अंदर यानी इस्लामाबाद में असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया कि इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी फ़ौज है, और ये कहते हुए उन्होंने इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब आगे सियासत का क्या उन्वान होगा और सियासत किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान में हुकूमत किसकी बनेगी, ये तमाम वो मौज़ूआत है कि जिसमें आज डिस्कशन होगा। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर नवेद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नवेद ज़ुबैरी साहब, आज ये हमारे ज़िम्मे, यूँ तो हमारी रोज़ लड़ाई होती रहती है, लेकिन आज जो है वो हमें मेज़बानी करनी पड़ रही है। अच्छा नज़र साहब, अहम नुकता यह है कि आज सुबह अदालत ने यह कहा कि जब बाबर अवान पेश हुए तो कहते हैं अदालत ने कहा कि हम तो ऑर्डर दे देंगे, वो हल्फनामा भी दे दे, लेकिन जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वो बाहर नहीं आ सकते। तो अब जो आपके दोस्त हैं असद उमर साहब, ज़ाहिर है आप उनका ताल्लुक़ भी कराची से, आपसे बड़ी अच्छी वाबस्तगी भी रही है उनकी, तो अब आज उन्होंने जो है वो किबला अपना बदल दिया, तो अब रिहा हो जाएंगे? हाँ जी, वो रिहा भी हो जाएंगे और अपना किबला आपने देख ही लिया, उन्होंने बदल भी लिया है। एक्चुअली PTI ना एक फ़ैन क्लब है, मैं इसको कभी भी पार्टी नहीं मानता था। इसका वोट बैंक है, इससे इनकार नहीं है, अभी भी है, लेकिन ये जो लीडरान थे ना, चंद एक को छोड़ के ये सारे फ़ैन थे इमरान खान के। और फ़ैन जो है ना, बुरा वक्त जब हीरो पे आता है तो फ़ैन उसके बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। वहीद मुराद का अरूज था, क्या अदाकार होते थे, लेकिन नदीम बड़ी तेज़ी से उभरे हैं। तो मरी में एक शूटिंग हो रही थी, ये सच्चा वाक़या है। मरी में एक शूटिंग हो रही थी तो उधर कॉलेज की बच्चियों की एक वैन बस आके रुकी, तो वो इनकी तरफ दौड़ी। शूटिंग में नदीम भी मौजूद थे, वहीद मुराद भी। तो वहीद मुराद समझे कि शायद ये मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन फिर फॉलोइंग चेंज हो चुकी थी। वो सब के सब बच्चियाँ नदीम की तरफ चली गई, ऑटोग्राफ ले रहे थे। वहाँ से वहीद मुराद का जवाल शुरू हुआ। तो कुछ इसी किस्म का जवाल PTI का शुरू हो गया है कि इनका फ़ैन क्लब इनको छोड़ के जा रहा है, और आने वाला वक्त जो है इनका बहुत मैं बुरा देख रहा हूँ। देखिए नवीद भाई, वैसे सवाल है मेरा कि जो मफाद परस्त टोला ज़रूर जा रहा है, लेकिन इमरान खान का जो फ़ैन क्लब है, इमरान खान का जो वोटर है, वो इमरान खान से नहीं हटा है। ये बात हमें माननी पड़ेगी, और चाहे जितनी भी लोगों को बदल दिया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वोटर तो वहीं खड़ा है ना। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें सामने आ रही हैं अनीस भाई, इसमें वोट बैंक कब तक इंटैक्ट रहेगा? देखिए, वोट बैंक भी इमरान खान का है, उसकी पार्टी को ही वोट देंगे ना, बल्ले को ही वोट देंगे। जब बल्ला ही नहीं होगा तो वो किसको वोट देंगे? तो वोट बैंक तो उधर जाके खामोश हो जाएगा जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अभी वक्त होता है लीडरान का, जो आए मीडिया पे डिफेंस करें, फ्रंट लाइन पे डिफेंस करें, बुरे वक्त में जेल काटें, जेल काट के एक मैसेज दें पार्टी के कारकुनों को, नए आने वालों को, कि भाई ये होता है हमारा। जैसे कि हमने देखा पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना करैक्टर दिखाया। जब इनका करैक्टर दिखाने का वक्त आया, लोग बोलते थे जब बुरा वक्त आएगा तब पता लगेगा PTI पार्टी है कि नहीं। तो बुरा वक्त आया, मैंने और आपने सबने देखा कि एक एक करके वो लीडरान जा रहे हैं जिनके कह नहीं सकते। मैं चौहान वगैरह की बात नहीं कर रहा, चौहान वगैरह तो लुटे लोग टाइप लोग हैं माजरत के साथ। वो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, उधर चले गए। फवाद चौधरी भी कई पार्टियां बदल चुके हैं, लेकिन असद उमर की ये पहली पार्टी थी, ये पहला इश्क था उनका। जो उस तरीके से कॉन्फिडेंस से मैं देख रहा था, मैं समझ रहा था कि ये भी शीर मज़ारी की तरह कोई लो प्रोफाइल में करेंगे, बगैर मीडिया से आंखें मिलाए। लेकिन इन्होंने तो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसके मायने के बाकी आने वाले भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रही ना। जब भुट्टो साहब का वाकया हुआ तो उसके बाद 1978 से लेकर 1988 तक 10 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जितने बड़े नाम थे वो चले गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने का इंतखाबी निशान भी तब्दील कर दिया गया।
ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी खड़ी रही। एमक्यूएम पर एक बड़ा वक्त रहा, ख़ास तौर पर अगर आप 92 के बाद देखिए और उसके बाद का अब तक का वक्त देखिए तो उनका वोट बैंक तो अपना इंटैक्ट है। नवाज शरीफ साहब पर 10 साल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाबंदी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहा। इमरान खान के साथ अगर इसी तरीके से लोग चले जाते हैं, कौन कौन नहीं गया था मोहतरमा के साथ का आपको तो सबको मालूम है, उनके अंकल्स बड़े करीबी चले गए थे। यहाँ पर एमक्यूएम से कौन कौन नहीं गया था, सही है, लेकिन लोग रहे। तो आपको लगता है कि इमरान खान का वोट बैंक इस तरीके से मुतासिर हो सकेगा? देखिए, मुझे थोड़ा सा फर्क इसमें लगता है कि उनकी लीडरशिप ने जेल काटी, उनकी लीडरशिप जो है वो इंटैक्ट रही। पीपल्स पार्टी में भुट्टो ने जो शहादत उनको मिली, जो कुर्बानी उन्होंने दी, उनके लाखों कारकुनों ने जेलें काटी, गोड़े खाए, वो सोबत बर्दाश्त की। हाँ, ये लीडरान चले गए, अपर क्लास चली गई, लेकिन नीचे से उभर के आई। अब ये तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि इनका वोट बैंक भी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम की तरह इंटैक्ट है कि नहीं। लेकिन जमातें मुनज़्ज़म रहती है, नहीं हमने तो देखा है जमातें मुनज़्ज़म रहती है। अगर हमने पीपल्स पार्टी की मिसाल दी, मुस्लिम लीग नून की मिसाल दी, एमक्यूएम की मिसाल दी, कि वो सब तो वो जमातें थी कि जो खड़ी रही। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जब अगर हम छोटी जमातों की मिसाल ले लें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात थी, जब मुफ्ती महमूद साहब का वक्त था, तो उस वक्त बाकायदा उनकी हुकूमत हटा दी गई, कहा गया कि अब पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से बलूचिस्तान में मेंगल साहब के मुतालिक कहा गया कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये लोग रहे बाद में भी। अब देखिए, आने वाले इलेक्शन इस बात के फैसला करेंगे कि इनके लोग कहाँ खड़े हैं। देखिए एमक्यूएम, देखिए मैं आपको एमक्यूएम की मिसाल देता हूँ। अल्ताफ हुसैन ने पाबंदी लगा दी गई, ठीक है ना, उनकी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। अब उनका निशान लेके एक, कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, एक पार्टी बनाई गई, उन पार्टियों को जोड़ा गया, तोड़ा गया करके उन्होंने उस पर इलेक्शन लड़ा, उनको कुछ वो वोट बैंक गायब हो गया, हवा में गायब हो गया। कितना बड़ा वोट बैंक, लाखों वोट से जीते थे, उनको 5-5 हज़ार वोट पर आ गए। तो इनका जब इन पे ऐसा वक्त आएगा, जो कि आता मैं देख रहा हूँ, जो आता आप भी देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में, तब देखेंगे ये वोटर्स कहाँ गए, किधर गए। लीडरशिप तो अगर है तो वोट बैंक रहेगा। लीडरशिप को कुर्बानी देनी पड़ती है लीडर बनने के लिए। अरे इतनी तो कुर्बानी दे रहे हैं। हाँ, घर में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, जाए ना जेल जाते। अरे रोज जाते हैं कचहरी। ये कुर्बानी है जो है ना, मेरा नहीं ख्याल, इसके लिए कोई और बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर ये जेल जाते हैं, जेल काटते हैं, करैक्टर दिखाते हैं, मुंह से भागते नहीं है, यहाँ फेस रहते हैं, तो मैं समझता हूँ पीटीआई का मुस्तकबिल है। अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा। दो, जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था वहीं से हम दोबारा से इसको जोड़ते हैं। अदलिया बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आ रही थी और फिर बाद में ऑफेंसिव आना शुरू हुई इमरान खान के मामले पर। अदलिया ने उनको बेतहाशा रिहाई दी, लेकिन आज वही जस्टिस साहब के जिन्होंने इमरान खान को बेल दी कि भाई जो केस होने वाले हैं, जो नहीं होने वाले, उन सब पे ज़मानत, लेकिन आज अदलिया इतनी बेबस नज़र आई कि अदलिया ने यह कहा कि भाई हम तो हुक्म दे देंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो बाहर नहीं आएंगे। यानी इतनी बेबस हो गई अदलिया। देखिए 9 मई का वाकया छोटा वाकया नहीं है, वो वाकया बहुत बड़ा है और उसको वो भुलाने भी नहीं दे रहे, उसको हर रोज़ वो ताज़ा कर रहे हैं। हर मीडिया हाउस से हर रोज़ चलाई जा रही है, सोशल मीडिया में चलाई जा रही है, उसके लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तकरीबात की जा रही हैं। तो वो आपको पता है फौज का एक खौफ तो है ही ना, एक ऐसा तो है पाकिस्तान में। हम इस बात से तो लोग मोहब्बत करते हैं, देखिए लोग मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जब फौज की लाइन क्रॉस करेंगे तो पाकिस्तानी कौम तीन माशाल्लाह नहीं भूली है ना, तीन माशाल्लाह भी नहीं भूली है, तो उसमें जो कुछ हुआ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वो भी नहीं भूले हैं। तो अभी आम कारकुन जो इनका था, जो ट्रेन नहीं थे, जो उसको वाकई कोई बैठ के बोलता था कि ये बर्गर पार्टी है, ये बर्गर पार्टी की तरह एक वाकई के बाद दोबारा रोड पे आने को कोई इसमें तैयार नहीं है, कोई 50 आदमी जमा नहीं कर सकता। तो ये मुझे तो क्लैप्स होती नजर आ रही है। लेकिन आपने देखा बड़ी खूबसूरती से बात घुमा दी। मैं अदलिया की बात कर रहा हूँ, वो अदलिया जो ये कह रही थी कि जनाब हम देंगे रिहाई, आज वो इतनी बेबस है, वो कहती है भाई जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक रिहाई नहीं हो सकती। देखिए अदलिया बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है। अब पहले तो वो वन साइडेड थी, आपको पता है, लेकिन 9 मई के बाद बैलेंस करी। एक तरफ से उन्होंने इमरान खान को जमानतें दी, ठीक है, दी नहीं भी देते तो ये पकड़ने वाले तो थे ही नहीं। आपको पता है अगर इमरान खान को अरेस्ट करने वाले होते तो 10 मई को अरेस्ट हो गया होता। 10 गई, 12 गई, 14 गई, अब उसको अरेस्ट करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। जैसे इमरान खान को मेरी नजर में वो टाइम निकल गया ना। वो $1 का क्या हाल हुआ है, मुल्क की इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी ना। आप देखें उसको अरेस्ट करने से क्या हुआ था। अब ये जो एक एक खबर जिस तरह की से आ रही है, इससे इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है। ये वो टाइम नहीं है 77 वाला, 92 वाला, ये वाला। इस वक्त में हर चीज डिजिटल है, हर चीज आपके हर एक के हाथ में है।
आप डरा रहे हैं कि अगर मुजरिम को गिरफ्तार किया जाएगा तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, तो क्या उससे जो इतना बड़ा सहानिया जिन्होंने किया उसको माफ कर दिया जाए? वो गिरफ्तार नहीं भी करे तो एक तरीके से हाउस अरेस्ट है, कहीं जाता आता नहीं है, उसके पीछे बाहर पुलिस बैठी है, अगर जाएगा तो कचहरी, कचहरी से वापस आएगा, जो मिलने जा रहा है उसका नाम लिखा जा रहा है, जो गाड़ी आ रही है वो उसका नंबर नोट किया जा रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने अब वो उसको जेल डाल के ठप्पा लगाना नहीं चाहते। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, फेम आदमी है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। अब इनका काम है वोट बैंक तोड़ना। वोट बैंक तोड़ने के लिए इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करना होगा। किसका काम है वोट बैंक तोड़ना? जो एस्टेब्लिशमेंट इस पे ये साबित कर रही है, जो पॉलिटिकल पार्टियां पीडीएम बता रही है कि इन्होंने क्या किया, और जो हम सबने भी देखा, अब उसको जो है ना एस्टेब्लिश करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, बाकायदा नामों को दिखा के, उनकी कॉल्स दिखा के, मैसेजेस दिखा के, कि ये आवाम को पता लग जाए कि भाई ये पार्टी का गेम क्या था, ये कर रहे क्या थे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात नहीं है नवीद भाई, ये देखें जो मुजरिम है बाकायदा उनके साबित हैं, उनकी ऑडियो वीडियो सब साबित है, लेकिन अगर वो अपना किबला चेंज कर दे तो सारे गुनाह माफ है। ये क्या नहीं, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ये ऐसा है कि मौका भी दिया जाता है, मौका भी दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मतलब देखिए मादी में हुआ है, क्या करें, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, मादी में भी हुआ है। अब अगर उठा के सबको बंद कर दें, जैसे उन्होंने बंद किया भी, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देख लो ये फैक्ट है, अब भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो भाई तुम। तो फिर उन कारकुनों का क्या कसूर है कि जो बंद है उनको, वो तो बयान देने के बावजूद भी उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के खिलाफ मुकदमा चलना शुरू हो गए, तो उनका क्या कसूर है? सिर्फ लीडरान को आज़ादी है कि वो किबला तब्दील करे और गुनाह माफ। देखें, ये मैंने पहले कहा, मैं इसकी हिमायत नहीं करता, ये गलत है, लेकिन है ही रस्म यही, क्या करें, वो रस्म ही यही है। वो कारकुनान भी देखें, जब ये सब चीजें मैंने देंगे ना, ये कारकुनान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा कि जिसने फिजिकली तोड़ा है, जो फिजिकली घुसे हैं, जिन्होंने फिजिकली नुकसान पहुंचाया है, जिन पे कोई कहने कब वक्त होगा, कुछ केस कोर्ट में है, जिन पे साबित हो रहा है कि उन्हें कहीं और से भी ऑर्डर मिल रहे थे। 4600 लोग तो वो हैं कि जिनकी बाकायदा फुटेजेस हैं कि जो तोड़ रहे, 4600 कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मर्दान, मियाँ वाली, जिनकी बाकायदा फुटेजेस हैं कि वो ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि जो अभी तक हुकूमत ने डेटा रिलीज़ किया है। उसके अलावा हुकूमत का कहना यह है कि इसमें तकरीबन 9000 के करीब लोग मुलविस हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, जो जिन्होंने बाकायदा तोड़ फोड़ की है। 4600 की लिस्ट तो वो दे रहे हैं कि है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि 4600 को जो है वो माफ़ कर दिया जाए अगर वो कह दे कि हम इमरान खान को छोड़ लें? तो 4600 को तो माफ़ नहीं किया जा सकता। जिन्होंने, अब इसमें देखा जाएगा ना किसका कितना जुर्म है, असल में लीड कौन कर रहा था, बाहर से मैसेज किसके थे, कौन चला रहा था, जो उसके साथ बहकावे में आए हुए थे उनको उतनी सजा में, जिसका जितना जुर्म होगा उसको उतनी सजा मिलेगी। तो बहकावे वाले को तो छोड़ लें, जो बहका रहे थे उन सबको तो आप माफ़ कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा तो अभी तक कोई माफ नहीं। असद उमर मेन जनरल सेक्रेटरी, जिसकी इंस्ट्रक्शंस थी बाकायदा, जो आप तो आज इनकार किया है, मेरी तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी, कुछ वो नहीं था। सबकी ऑडियोज आना शुरू हो गई है, सबकी ऑडियोज आना शुरू हो गई है, सबका मालूम है। सही है, अब जो रिलीज कर रहे हैं वो एक अलग बहस है। चले खैर, ये एक बड़ा एक नुक्ता था कि असद उमर साहब, मैं इस बात की हिमायत नहीं कर रहा, ये गलत है। अच्छा, फवाद चौधरी के साथ इमरान खान ने अच्छा नहीं किया? फवाद चौधरी ने खुद अपने साथ का अच्छा किया है। फवाद चौधरी है मीठा मीठा हाप, वो जब कड़वा वक्त आता है तो वो थू थू कर देते हैं। ये सबसे पहले छलांग लगाने वाले लोगों में से है, चाहे वो मुशर्रफ की कश्ती हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की कश्ती हो, और इमरान खान की कश्ती हो। ये इमरान खान को सोचना चाहिए था कि इसके चक्कर में उसने अपने कितने अच्छे लीडरान को नाराज कर दिया था। इनका एक तरीके से ब्लू बॉय था, ये एक तरीके से इनका राइट हैंड था, और देखें सबसे बुरे वक्त में इसने जो किया, मुझे इससे ज़्यादा से उम्मीद भी नहीं थी, और शेख रशीद से भी मुझे यही उम्मीद है, वो भी किसी दिन आगे बयान देगा इसी किस्म का। नहीं, आज तो उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं अपनी इमरान खान के साथ, तजदीद अहद वफा किया है। वो तजदीद अहद वफा आप कुछ दिनों में देख लेंगे, जिस दिन तक वो हाथ नहीं आते, जिस दिन वो हाथ आएंगे या जिस दिन लाल हवेली जाती नजर आएगी ना, वो तजदीद अहद वफा किसी और से कर रहे होंगे, बोलेंगे मैं तो शुरू से ही उनका था, वो तो उन पे तो ठप्पा ही था वो। अच्छा नाज़रीन, एक और बहुत अहम गुफ्तगू करनी है एक अहम मौजू पर, और वो बहुत अहम मौजू ये है कि फैसल वावड़ा साहब ने आज बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, और वो बड़े अहम इंकशाफात क्या हैं अब हमारे साथ देखते रहिएगा, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ, जो बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जो $190 मिलियन का मसला चल रहा है अब्दुल कादिर ट्रस्ट का, और जो बहरिया टाउन का इशू चल रहा है, उसमें आज फैसल वावड़ा ने कहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा मिला
वो साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब का नाम उन्होंने लिया है। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, और फैसल वावड़ा के मुतालिक मशहूर है कि उनका ताल्लुक किस जगह से, वो बरह रास्त नाम ले रहे हैं फैज़ हमीद साहब का इस इतने बड़े मामले पर। क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये एक बड़ा इल्ज़ाम है और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस तरह का करप्शन का इल्ज़ाम सामने आया है। यूँ तो कई बार बातें होती रही हैं, लेकिन एक बहुत अहम ओहदेदार के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम। देखिए, मैं तो बाद में कहूँगा, इस वक्त जो है फैज़ हमीद साहब ये शेर पढ़ रहे होंगे कि पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, कभी तुमने भी मुझे अपना खुदा बना रखा था। यही थे जब सेनेट से जा रहे थे, इनकी छुट्टी हो गई थी तो बचाने वाले यही थे, दोबारा सेनेटर बनाने वाले भी यही थे। इन्होंने खुद अपने कई इंटरव्यू में देखा है, बोला है, और मैंने सुना है कि एक फोन पे इनके साथ लाइन पे आ जाते थे। बूट रखकर उन्होंने, आपको था ना शो किया था, एक बूट रखा था और कहा था मैं तो ये तो वहां थे। आज ये उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये उस वक्त सही थे या इस वक्त सही थे। बगैर सबूत के जो भी बयान दिया जाता है मैं उसको अहमियत नहीं देता। ये सबूत दे, फिर बात हो तो फिर उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की। लेकिन पैसा छुप नहीं सकता, पैसा वो मनी ट्रेल होती है, पैसे की मनी ट्रेल होती है। वो कहाँ से आया, किसने चला, किस किस के पास गया, वो अपनी जगह खुद बताता है पैसा। अगर इस किस्म का इल्जाम साबित हुआ तो भले वो कोई भी हो, मैं नहीं समझता कि उसको उसके बाद कोई रियायत होनी चाहिए। लेकिन फैसल वावड़ा अमूमन कहा जाता है कि किसी के कहने पर ही आमतौर पे बयान देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या बाकायदा कहीं की ये पॉलिसी है कि फैज़ हमीद का नाम इस तरीके से लिया जाए? लग तो रही है, मगर फैसल वाडा बहुत ज़्यादा चल गया, ये कारतूस बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया, कई जगहों पे यूज़ कर लिया। इसका मेरे ख्याल में इसकी वो जो चाबी जो भरी हुई है वो ख़त्म होने वाली लग रही है मुझे। इसको बस अब कहीं और थोड़ा बहुत यूज़ कर सकेंगे, लोगों को इस पर एतबार नहीं रहा। अच्छा। और बस वो एक चैनल के एक बड़े वो उसको लेके आ जाते हैं रोजाना, और उससे वो आजकल तो सारे चैनल्स बिठा रहे हैं। ज्यादातर एक ही चैनल ने इसको बहुत वो दिए, और बड़े नामी साफी है, मैं खुद भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसको वो सही तरीके से जो है ना वो गन्ने की तरह निचोड़ रहे हैं, एक एक चीज ले रहे हैं, लेकिन कहाँ तक लेकिन कहाँ तक। अच्छा, एक और, ये तो दो बातें इस मौजू पर हो गई क्योंकि बड़ा अहम मौजू है इस वक्त मुल्क की सियासत का। एक अहम नुक्ता और भी है नाज़रीन कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है उसमें पाकिस्तान की मईशत का भी एक बड़ा सवाल है। और आज ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो डॉलर है वो तकरीबन 304 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, और कहा जा रहा है कि श्रीलंका को भी हमने क्रॉस कर दिया है। नहीं भाई, ये मईशत कहाँ जा रही है? मतलब हम एक तरफ ये लगे हुए हैं, दूसरी तरफ गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, लोग परेशान हाल है। हमारा नेशनल मीडिया, हमारे सियासतदानों को इमरान खान से फुर्सत मिले तो कुछ ज़रा यहाँ भी तवज्जो। मैं आपको एक और बड़ी ख़तरनाक खबर दूँ। 304 रुपये तो ये था, 310 312 रुपये में डॉलर मिल नहीं रहा था ओपन मार्केट में। डॉलर इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है जो आपको हमें लग रहा है। डॉलर 10-12 रुपये ऊपर हो गया है रुपया, और गिर गया, और इसका अफेक्ट पड़ेगा आने वाले बजट पे। अब पेट्रोल की प्राइस उन्होंने कम की थी, अब इनको बढ़ानी पड़ेगी। ये कहाँ तक, मतलब किधर किधर से निचोड़ के देंगे, कितना कर्जा और ये लेंगे, कितना डेप में जाएंगे, अब बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। इनको इस वक्त सियासत छोड़ के मुल्क की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इनको ठीक है जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रही है पार्टियां कर रही है, लेकिन पीडीएम उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट उनकी है। इसहाक डार क्या कर रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा। इसहाक डार का कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। वो आए बड़े उससे थे, सिवाय इसके कि उन्होंने अपनी 3 साल की जो है वो तनख्वाह ले ली और ये ले ली, अपना उन्होंने उर्दू सीधा कर लिया, पाकिस्तान का उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। इस अगर इसको नहीं संभालेंगे अनीस भाई, ये सियासत एक तरफ रह जाएगी, यकीन माने एक तरफ रह जाएगी। हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि देखिए अमेरिका हमारे से बदला ले रहा है और ये इमरान खान के साथ है, तो अमेरिका इमरान खान की वजह से हमें IMF का मुआहदा भी नहीं करने दे रहा, और ये सारे मामला चल रहे हैं क्योंकि अमेरिकी लॉबी की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान आए। ये प्रोपेगेंडा कर रही है, ये ओपिनियन बता रहा हूँ मैं हुकूमती लोगों का। क्या इस बात में कुछ जान है? देखिए, इस बात में कुछ जान है, मुझे तो इसलिए लगती है कि पूरा साल कोशिश करते रहिए। IMF की हर वो शराइत मानी जो ना मानने वाली भी थी, फिर भी IMF ने नहीं दिया। ठीक है, आखिर में IMF ने अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल उसको ये है वो, उनका क्या काम है पॉलिटिकल से। तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट है उसको, इमरान खान को पीछे से। अब ये गवर्नमेंट का काम होता है कि उनके साथ जाएं, नेगोशिएट करें, बल्कि बजाय IMF के वो हमारे से जाके नेगोशिएट करते। कहीं हमारा अंदरूनी मामला है, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आपको किसी स्टेट से बात करनी है या किसी पर्सनल आदमी से बात कर दी। कल उनका बयान आ रहा था कि हम किसी भी कोई फेवरेट नहीं है सियासतदान हमारा, हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं।
तो उनको ये इनकी कमजोरी के इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको जैसाक डार को चाहिए था बात करते नहीं कि ये दूसरी तरफ देख रहे हैं, 2 कश्तियों में सवार होकर चल रहे हैं भाई, एक कश्ती में आना पड़ेगा इनको। अच्छा, एक बड़ी बात, आज फुटेजेस कुछ आए हैं सोशल मीडिया पर जिसमें इमरान खान को जमान पार्क आते हुए दिखाया गया और काफ़ी थके हुए, और उनमें वो एनर्जी भी नहीं रही जिस तरह वो बात करते थे। तो बहुत सारे लोगों का ये है कि इमरान खान थक गए हैं, इमरान खान उस पोटेंशियल से बात नहीं कर रहे, और 2-3 दिनों से आप ये देखिए कि उनके बयानात भी उस तरीके से नहीं आ पा रहे। तो आपको लग रहा है कि क्या इमरान खान अब पीछे की तरफ हट रहे हैं? देखिए ये वक्त तो आता है उस लीडर पे ना, देखिए वो बहुत हाई उस पे था, एकदम जब लो पे आता है तो बॉडी लैंग्वेज भी इंसान की डाउन होती है, बॉडी लैंग्वेज भी डाउन होती है। उसको हर रोज़ खबर मिलती है कि आज ये आदमी छोड़ गया, आज वो आदमी छोड़ गया। शीरी मज़ारी बड़ी स्ट्रेंथ रखती थी उसके लिए, वो उसके साथ छोड़ गई, और उसको आगे भी ऐसा नज़र आ रहा है कि मेरे पार्टी के और कई दर्जन। असद उमर साहब कहते थे मेरा वजीर ख़जाना, फिर उनको किस तरीके से अपना शेडो वजीर ख़जाना बना के फिर लेकर आए, फिर किस तरीके से उनको हर मामले में साथ रखते थे। वो जाहिर सी बात है, वो बैकफुट पे ही ऐसे मौके पर आया जाता है। अब यही वक्त लीडरशिप का इम्तहान होता है कि लीडरशिप ऐसे वक्त में कैसा बिहेव करती है, वो कितनी स्ट्रेंथ अपने कारकुनों को देती है और किस तरीके से ये बैड टाइम से वो निकलती है, ये इसकी लीडरशिप का भी इम्तहान है। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे इस हवाले से? शाह महमूद कुरैशी के लिए गोल्डन टाइम है। शाह महमूद कुरैशी के लिए वो टाइम आ गया जिसका ये बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि वो जैसे 12वां खिलाड़ी होता है ना टीम में, वो बैठे इंतजार कर रहा होता है, कभी पानी पिला रहा होता है, कभी वो कर रहा होता है, वो अपने आप को बस 12वां खिलाड़ी इंतजार कर रहा है, कोई हादसा हो जाए, कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाए, मैं उसकी जगह ग्राउंड में उतरूं और कोई ऐसा कैच पकड़ लूं, कोई ऐसा रन आउट कर दूं कि मेरी वाह हो जाए और मैं परमानेंट प्लेयर बन जाऊं। ये परमानेंट प्लेयर बनने का उसका वक्त है। मैं नहीं समझता कि ये वो इस वक्त पार्टी छोड़ेगा, मैं नहीं समझता कोई वो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, यूं कि वो ट्रेन पॉलिटिकल लीडर है, वो नीचे से आया है, वो उसने जिस पार्टी में ट्रेनिंग हासिल की है वो उसकी ट्रेनिंग है ये सोबतें बर्दाश्त करने की, वो कर जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बड़ी बात भी है ना, क्या शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरीके से खड़े रह पाएंगे? खड़ा रहना पड़ेगा, अगर लीडर बनना है खड़ा रहना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। देखिए शाह महमूद कुरैशी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी है, वो बातचीत भी कर सकते हैं, वो बातचीत करना जानते हैं, उनके पास एक वसी तजुर्बा है सियासत का। फिर उनकी अमेरिका में भी सो कॉल्ड डोरे बहुत अच्छी हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे, वजीर खारजा रहे और मुल्कों में भी हैं, काबिल कबूल टाइप आदमी है। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक ऐसा चेहरा है कि अगर इमरान खान को माइनस करते हैं और कोई पार्टी बैलेंस बराबर रखना है मुल्क में, तो इसको लेके हो सकता है फ्यूचर के पीटीआई की जो भी नाम बने, जो पार्टी बन के उभर के आए बहन के बाद, उसको ये लीड करे। अच्छा, एक और हमारे पास बड़ी अहम खबर आई है, और वो खबर यह है कि जहांगीर तरीन साहब आज लाहौर में काफ़ी सरगर्म नज़र आए। कल रात गए भी एक इजलास हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब किसी नए ग्रुप को लीड करने के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि क्या जहांगीर तरीन इसी तरीके से अपना कोई पॉलिटिकल ग्रुप या कोई पीटीआई पैट्रियट टाइप की चीज़ या कुछ इस तरह का बनाएंगे? क्योंकि आज 2 दिनों से जो हमारे पास इतलात आई हैं उसके मुताबिक रात गए भी उन्होंने एक बड़ा एक अहम इजलास लिया है जिसमें तकरीबन 22 के करीब अहम अरकान असेंबली मौजूद थे। जहांगीर तरीन में एक बात बड़ी अच्छी हर क्वालिटीज़ होती हैं कुछ, उसमें ये क्वालिटी है कि वो जोड़ की सियासत करना जानता है, तो जोड़ की ना, तो वो तोड़ जोड़ की सियासत में पंजाब का हीरो है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट बनाने में ज़रदारी साहब तो बादशाह उसके। अच्छा तो ये तोड़ जोड़ की सियासत में पंजाब का हीरो बन के उभरेगा। ये कोई 10-12 नहीं, कई ज़्यादा एमएनए का कोई ग्रुप बनाएगा जो अगले 22 लोग तो कल मौजूद थे। अगले इलेक्शन में उसके पास जो लोग होंगे वो किसी भी नाम से पार्टी बनाए, ये वो ग्रुप होगा ये जिसमें शामिल होगा, वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होगी। ये इसके साथ अगर अलीम खान मिल जाए, ये दोनों मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा फर्क डालेंगे आने वाले इलेक्शन में। और इनकी सरगर्मियां देख के मुझे लगता है कि इलेक्शन इसी साल होंगे। अच्छा, एक बड़ी अहम बात भी वो लोग के जो कि अभी रिसेंटली यानी कि सन 2022 में हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर पीटीआई में चले गए थे, जैसे शरकपुर साहब हैं, दीगर लोग हैं, वो एकदम उन्होंने जंप मारा है और वो पीटीआई से जो है वो मतलब अभी रिसेंटली गए हैं वो, और एकदम से उन्होंने जो है वो कलमे पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं हम नहीं थे। अनिल भाई बड़ा मजा आएगा बहुत, आप वो देखेंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए टिकट के लिए दे दिए, ऑलरेडी उन्होंने टिकट ले लिया हुआ है, वो टिकट वापस कर रहे होंगे
कर रहे हैं और वो जहांगीर तरीन की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ और कुछ कोशिश करेंगे कि नून लीग की तरफ भी जाएंगे, यार जब हम ही दे दो, आज 3 करोड़ बड़े के 2 नाम- करोड़ ले लो, क्योंकि उनको वो इलेक्टेबल लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हम जीत सकते हैं जी, हमारी बरादरी है जी, ये हमारे पुराने वोट है जी। तो ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी दुकान है, उनको अपनी दुकान तो चलानी है। अच्छा, आज असद उमर साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया, उसके बाद मैं अगली खबर की तरफ जाता हूँ। असद उमर साहब ने ये बात कही है कि भाई पीडीएम एक सियासी हकीकत है, जिसको कल तक सियासी हकीकत नहीं मान रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि और आज अगर इलेक्शन हो तो सिंध और बलूचिस्तान में पीडीएम की हुकूमत होगी, और जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बहुत सख्त मुकाबला होगा। ये बात कह रहे हैं असद उमर साहब, जो कि जमात ही नहीं मानते थे पीडीएम को, कल तक की बात बता रहा हूँ आपको। आज एकदम उन्होंने रुख बदल दिया है। फिर आज एक दूसरा वाक़या भी हुआ है कि फैसल करीम कुंडी के साथ पेशावर में कुछ बड़े साबिक एमएनएज़ ने, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। तो आपको लग रहा है कि क्या असद उमर भी एक तो इन तरफ जाएंगे, क्योंकि आज वो पीडीएम की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, और जिस तरीके से लोग जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या लोगों का अगला मस्कन जो है वो पीपल्स पार्टी होगा? अच्छा, खुसूसन में इसलिए क्योंकि फवाद चौधरी बड़े लिबरल किस्म के आदमी है, श्री मज़ारी की सोच भी वही है, वो उस सोच से आमतौर पर डिफ़र करते थे जो इमरान खान की सोच है, और उनके लिए ज़्यादा माहौल ही पीपल्स पार्टी था, इस तरह के ख़ास तौर पे जो लोग थे। असद उमर भी उसी सोच के लोग थे। तो आपको लग रहा है जो लिबरल टाइप के जो जहन के लोग थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ दोबारा रुजू करेंगे? जी, मुझे यकीन है ये पीडीएम नहीं, ये कहना पीपल्स पार्टी चाह रहे थे, लेकिन वो कह नहीं पाए खुल के, क्योंकि सिंध में पीडीएम नहीं पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान में भी अब तकरीबन पीपल्स पार्टी में जितने भी इलेक्टेबल लोग थे, सरदार थे, वो पिछले 5-6 महीने में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इस पे हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो साहब काफ़ी मुलाकातें कर चुके हैं, तो और आइंदा दिनों में लग रहा है वो भी शायद बिल्कुल अब वक्त बलूचिस्तान भी एक तरफा हो जाएगा पीपल्स पार्टी के जितने भी हैं, और पीपल्स पार्टी की नजरें वहाँ के कोई 12-14 एमएनएस पे नहीं है, सेनेटर्स पे। 25 सेनेटर्स पे है। तो वो ये 2 सूबे तो हैं, जनूबी पंजाब में ऑलरेडी है, फिर जहांगीर तरीन जैसा कोई प्रेशर ग्रुप बन के जो उभरेगा, इनको अगर मिला लेगा तो अगली गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की मुझे पॉलिटिकली बनती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, और असद उमर भी जो पीडीएम के बहाने बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कह रहे थे, तो आपको लग रहा है कि क्या वो उस तरफ जाएंगे? लेकिन आपको याद होगा कि बिलावल के खिलाफ जो तकारीर शुरू में असेंबली के अंदर की थी वो असद उमर ने की थी, और आपको याद होगा कि बिलावल ने भी उसका बड़ा ख़तरनाक किस्म के जवाब दिए थे। तो असद उमर और बिलावल के दरमियान एक तल्ख ताल्लुक तो रहा है। सियासतदानों में असेंबली में आपस में थॉट एक्सचेंजेस होते हैं, या जल्द से जुलूस में होते हैं, वो इतने सीरियस नहीं होते। बाद में मैं उनको एक ही टेबल पे खाना खाते हुए देखता हूँ, आप भी देखते हैं, मिलते हुए देखते हैं, अच्छी तरीके से मिलते हैं, एक्सेप्ट शेख रशीद टाइप जैसे लोग। पर चंद एक ऐसे होते हैं जो बहुत पर्सनल हो गए होते हैं ना, उनसे वो पूरी पार्टी के नीचे सतह तक कारकुन हेट करते हैं। असद उमर लिबरल टाइप आदमी है, इजी आदमी है, जैसे लोगों की मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी में जगह बन जाएगी। देखिए नून लीग सबसे बड़ी लूजर बन के आएगी। मैं एक चीज और बताऊं, और मैं आपसे सवाल करता हूं, आप नून लीग का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? जीत के भी हार जाएगी, और क्या ये पंजाब में भी हुकूमत बनाने के काबिल रहेगी? पीटीआई को तो ये डूबी, लेकिन पीटीआई कहेगी ना हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपके क्या ख्याल है? देखिए, पंजाब में जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी जो वो माजी में लेती हुई आई है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर जो अपर पंजाब है और जो जीटी रोड की सियासत है उसमें अपने कदम जमा लेगी। जो लोअर पंजाब है, जो जनूबी पंजाब जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, वहाँ उसकी जड़ें पहले भी कमज़ोर थी, लेकिन जो जीटी रोड की सियासत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हाथ में रखेगी, बल्कि उनको दी भी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल इस बार ये साबित किया है, ये तीसरी बार उन्होंने साबित किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कि वो जीटी रोड वालों के करीब है। आप समझ रहे हैं? वो मैं उस चीज नहीं कह रहा, अवामी फैक्टर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी और फैक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन उस फैक्टर के खिलाफ जो उनके बड़े भाई वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कुछ कम नहीं कहा, वो चीजें भी वो भूलते नहीं है इतने आराम से। हाँ, शहबाज शरीफ का सॉफ्ट इमेज रहा हमेशा, उसने नहीं कहा। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ, चले वो खबर मैं आपको खबर दे देता हूँ उस हवाले से। जो जीटी रोड के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनका एक जो अभी जिन्होंने नए घर लिए हैं जीटी रोड के करीब, आप समझ रहे, मैं बहुत सारी बातें खुल के नहीं कह सकता, उनका ख्याल ये है
कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब के यहाँ साथ हम अली सरवर को मिस कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो वो वो आपसे खुलवा देते। हाँ, तो वो जो जीटी रोड के इर्द गिर्द जिन्होंने नए घर बनाए, उनका ख्याल यह है कि नवाज शरीफ के साथ माजी में ठीक नहीं हुआ, ये कुछ लोगों का ख्याल है। सही, और ये वो लोग हैं जिन्होंने नए घर बनाए और जिनके नए घर बनने वाले हैं। सही, तो अब वो उनका ख्याल ये है कि कम से कम जो माजी की गलतियाँ कुछ हुई हैं उसके एवज ये जो जीटी रोड की सड़क है इसे पुख्ता रहना चाहिए। बहरहाल मोटरवे उनका एक बड़ा कारनामा था, तो मोटरवे जो है वो उसको वो रवा दवा रखें। तो ये मैं आपको ओपिनियन बता रहा हूँ, मतलब ये उधर की राय बता रहा हूँ। बैलेंस करने के लिए उनको रखेंगे ताकि पीपल्स पार्टी पूरी नहीं कहीं पीपल्स पार्टी तो नहीं पूरी नहीं करती, बैलेंस करने के लिए नून लीग को जिंदा रखेंगे पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीटीआई तो अगले इलेक्शन में आप मुझे तो नहीं लग रहा कि वो इस शेप में होगी जिस शेप में है, लेकिन उसके जो वोटर्स होंगे ना वो पीपल्स पार्टी से ज्यादा नून लीग से नफरत करते हैं। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट पंजाब। पंजाब में नून पीटीआई का जो कारकुन है ना वो उनकी नफरत में पीपल्स पार्टी को वोट दे सकता है, ये मैं आपको बता दूं। वो जहांगीर तरीन को नहीं देगा वोट, वो किसी भी ऐसे आदमी को नहीं वोट देगा जिसने पीटीआई को छोड़ा होगा, और उनके पास अगर बल्ले की चॉइस नहीं होगी तो वो तीर की चॉइस करेंगे। मुझे ये लगता है बहुत बड़ा फर्क न आने वाले 5-10 हज़ार का फर्क पीट सकते हैं। अगर ये फर्क बहुत ज्यादा हुआ तो नहीं। देखिए एक बड़ा फैक्टर और भी है भाई, कुछ लोगों का ख्याल ये कि शायद, या बल्कि ये ज़्यादा इस तरीके से पब्लिसिटी की जा रही है कि इमरान खान साहब ने कोई मिलिटेंट विंग भी डेवलप किया हुआ है, और आइंदा दिनों के अंदर ये मिलिटेंट विंग जो है वो कुछ जगहों पर हमलावर भी हो सकता है, कि जिसमें बाकायदा ये नाम लिया जाए कि आपने इमरान खान के साथ ये सब कुछ किया है तो हमने ये हमला किया है। अच्छा, अब वो टीटीपी की साजिश हो सकती है या ख़ुद इमरान खान से निकले हुए कुछ नाराज़ लोग हो सकते हैं जो इमरान खान या कुछ भी मामला हो सकता है। आइंदा दिनों के अंदर कुछ लोगों के पास बड़ी सेंसिटिव इतलात हैं कि हो सकता है कि इमरान खान ने जो अभी तक इमरान खान की जो रवैया रहा है कि भाई मुजाहिरा, आपको याद होगा लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपको याद होगा 2014 में भी जब इमरान खान ने पीटीवी पर हमला किया था, एक सियासत की उनकी तारीख़ रही है पूरी, जब कभी भी वो अपोजिशन में आए तो उन्होंने यही सारे मामला किए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आइंदा दिनों के अंदर कोई ऐसा सहानिया जुड़ सकता है इमरान खान के साथ एक और, जिसके बाद इमरान खान की सियासत की जो बकाया गुंजाइश है। देखिए अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी लगी वो सितंबर 2015 में लगी, उन्होंने तकरीर की थी जनरल बिलाल अकबर और उनके खिलाफ, तो वो पाबंदी लगी। उसके एक साल के बाद अगस्त में फिर एक और वाक़या हो गया और 22 अगस्त हो गया, तो उसके बाद वो ज़ाहिर सिलसिला हो गया। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में इमरान खान के ही कुछ लोग इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं जिसका नतीजा मुकम्मल तौर पर खात्मे की तरफ इशारा होगा। आपको लगता है ऐसा होगा? भाई ये बहुत ख़तरनाक बात कर रहे हैं, और मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ। ये एक बात पिछले 2-3 महीने पहले आई थी इमरान खान की तरफ से कि पाकिस्तान में कई हज़ार अगवानी दाखिल हो गए हैं, जिसमें से 4 से 5 हज़ार कहा था शायद मिलिटेंट 40,000 के करीब लोगों को अफगान तालिबान के साथ इन्होंने बात की थी और वापस लाए थे। और जिसमें से 4-5 हज़ार कह रहे थे कि मिलिटेंट भी हो सकते हैं, और जिसमें से कई जो है वो इमरान खान के धरने में पाए भी गए। अब ये अगर वो लोग कोई इस किस्म की हरकत कर लेते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, तो वो पीटीआई और इमरान खान की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। फिर इनकी पार्टी किस्सा पाइना बन जाएगी। उनसे तो ये स्टेट निपट लेगी, स्टेट निपट ही लेगी, बड़े बड़े से निपट लिए, इनसे भी निपट लेंगे अगर ये आए तो। लेकिन फिर जो शायद गुंजाइश 5 साल बाद हो जाती है सियासत में वापसी की किसी लीडर की, अगर ये जलावतन हो जाए तो 5 साल 8 साल बाद शायद कोई गुंजाइश बन जाए, वो गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस किस्म की हरकत ना ही हो तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है। अच्छा, जो हमारी इतलात हैं, जो मैंने इस सवाल को इसलिए रखा क्योंकि ये कुछ कॉर्नर्स से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आई हैं कि इस तरह का भी कोई प्लान किया गया था कि कोई जत्था 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या कोई ग्रुप इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस फ्लोट हुई थी, आप समझ रहे हैं। अब वो फ्लोट होने के बाद आपको पता है जब इंस्ट्रक्शन फ्लोट हो जाती है तो किसी पाइपलाइन में होती है, फिर उसको प्रोसेस में आते आते वक्त लगता है, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें किसी गुस्से को जो है वो कैश करवाया जा सकता है। ये इतलात बहुत ज़्यादा हैं कि ये तो एक पहला स्टेप था जो आपने देखा, सही। और जो दूसरा स्टेप है वो है ये है। इस पे बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि क्या उस झटके से वो निकल पाएंगे?
मेरे ख्याल में इसीलिए हुकूमत के पास तमाम शवाहिद होने के बावजूद वो इमरान खान को जो गिरफ्तार नहीं कर रहे ना, वो ऐसा कोई चांस नहीं देना चाहते कि इस किस्म की कोई और रिएक्शन आए। किसी एक्शन के बदले में वो रिएक्शन आएगा ना जिसकी आपको ख़तरा है, या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, या जो अगर एजेंसियों के पास भी इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी कोई चीज़ हाल फिलहाल नहीं की जाए जब तक कि उनको सॉर्ट आउट न कर लिया जाए, उनका सुराग ना लगा लिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल मुझे कि इमरान खान को कोई इस तरह गिरफ्तार करने का या कोई ऐसा मौका गवर्नमेंट देगी जिससे ये बहुत शदीद नुकसान हो। तो मैं हाल फिलहाल में इमरान खान को इसलिए गिरफ्तार होता नहीं देख रहा। अच्छा, नाज़रीन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम रह गया और आखिरी सवाल हमारा इस हवाले से रह गया है जो कि हमें पूछना है नवेद ज़ुबैरी साहब से। नवेद भाई, बड़ा एक अहम इशू ये है कि उमर अता बंदियाल साहब कह रहे थे 90 रोज़ में इलेक्शन का, उसके बाद तारीख गुजर गई 14 तारीख गुजरने के बाद आज जो है वो 25 तारीख शुरू हो जाएगी। आपको लग रहा है कि क्या अभी तक उसकी समाअत नहीं हो सकी है? सही, और समाअत जो आज भी समाअत कुछ हुई थी जिसमें पंजाब में इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा, तो कोई वो तेज़ी नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से अदालत कह रही थी कि बस आज ही इसी घंटे में अभी हम फैसला करेंगे, हम अभी ये बात करेंगे, तो वो बातें सामने नहीं आ रही, बल्कि अब अदालतें वजाहतें दे रही हैं कि मर्सिडीज़ हमने नहीं मंगवाई थी, हम तो सबको ही, आज भी उन्होंने बार बार इस अटॉर्नी जनरल साहब से ये बार बार जिक्र किया कि जनाब हम तो सबको ही कहते हैं गुड टू सी यू। तो ये अदालत कहाँ खड़ी हो गई है? देखिए, ये जो 9 मई का तूफ़ान आया था ना, इसमें अदालतों को भी बहुत डैमेज किया, और वो इस जगह पर आ गए हैं कि इस वक्त वो किसी किस्म का फैसला देने की पोजीशन में नहीं है। वो खुद भी उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं कि ऐसा तो नहीं किया जाता, इस किस्म की चीज़ों की तो हम हिमायत नहीं कर सकते, हम तो आपको बहुत ज़्यादा फैसलेट का जुमला इस्तेमाल क्या कर रहे थे आप लोगों को, लेकिन ये इस चीज़ों की तो हम हिमायत नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये डेट पे डेट बढ़ती रहेगी और जून में बजट आ जाएगा और ये केस ही टाइम बार हो जाएगा। जैसे बहुत सारे केस सालों से पेंडिंग है, ये केस भी एक पेंडिंग केस रह जाएगा। बहुत शुक्रिया नवेद ज़ुबैरी साहब आपका हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन, आज के अगर प्रोग्राम को समराइज़ किया जाए तो नवेद ज़ुबैरी साहब से जो डिस्कशन हमारा हुआ है उसके 5 बड़े अहम पहलू हैं। पहला पहलू जो बड़ा बहुत अहम ये है कि जो असद उमर साहब वगैरह गए, ये लोग क्योंकि सियासत के साथ उस तरह वाबस्ता नहीं थे, तो ज़ाहिर है जब ज़रा सा मुश्किल वक्त आया है तो ये लोग अपनी जगह उन्होंने बदल दी है। दूसरा जो आज के डिस्कशन में नुक्ता सामने आया है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए आइंदा दिनों के अंदर वक्त मज़ीद मुश्किल हो सकता है, और जिस तरीके की सूरत हाल बनती जा रही है ऐसे में उनके लिए सियासत में गुंजाइश कम होती जा रही है। तीसरा अहम नुक्ता जिस पर हमने बात की है कि जो लोग टूट रहे हैं वो टूटने के बाद किस जमात का रुख करेंगे, तो इस वक्त नवेद ज़ुबैरी साहब का कहना यह है कि उनका रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ होगा, जिसका जिक्र जो है वो असद उमर साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। फिर चौथा नुक्ता जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या आइंदा दिनों के अंदर 9 मई जैसा कोई और वाक़या रोनुमा हो सकता है, और अगर वो रोनुमा हुआ तो उसके बाद इमरान खान की सियासत किस जगह पर खड़ी हुई होगी। और पाँचवा और आखिरी सवाल जब हमने पूछा कि अदलिया जिस तेज़ी के साथ आ रही थी और जो फैसले कर रही थी वो क्यों नहीं कर रही, तो नवेद ज़ुबैरी साहब का कहना यह है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से वो फैसले अब उस तरह से नहीं हो पा रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अनीस मंसूरी को, नवेद ज़ुबैरी साहब को प्रोग्राम 3 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।